रविंद्र सचदेवा जी, आपने कहा था कि अमेरिका इस युद्ध के बाद इन 12-13 दिन के बाद और ताकतवर होकर उभरा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाकी पैनलिस्ट आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे। सर, जाहिर सी बात है, पहले कहा गया कि खामेनेई कहाँ है, उसका लोकेशन और एड्रेस हमारे पास है। क्यों कहा आपने ये बात? दूसरी बात आपने कही कि वी वांट द एंड, द रियल एंड, और आप आकर अटके सीज फायर पर। कहाँ इमेज? सर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की इमेज खराब हुई है, उसकी किरकिरी हुई है, ऐसा सभी को लगता है। ट्रू, आई एग्री। हम लोग के अलग अलग एंगल से हम सब देख रहे हैं, तभी तो अच्छी आपकी डिबेट होती है। आपके बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग राय रखते हैं, आपके दर्शक खुद जज करें। देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर दिखा रहा है अपने को, ऑपरेशन हैमर 1। अभी मैं इसमें वापस आता हूं, बट मीनवाइल दो और चीजें हैं। अभी आप बात कर रहे थे यूरेनियम की, राइट? यूरेनियम कहां गया है वो? हाँ। ये पता है क्या है? 500 किलो का है यूरेनियम, जो कि 60% एनरिच हुआ है। 60% एनरिच जो होता है यूरेनियम, वो एटॉमिक बॉम्ब नहीं बन सकता। तो जहां भी ईरान ने इस समय इसको छुपा के रखा है, उसको अगर 90% तक प्रोसेस करना है बम बनाने के लिए, तो ईरान के वो सारी लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूजेस ध्वस्त हो गई हैं। 1 तो 600 किलो या 500 किलो जो ये है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बन सकता। बट हां, ये बन सकता है एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन बॉम्ब टाइप, कि किसी टीएनटी या आरडीएक्स के साथ मिला के इसे कहीं गिरा दो 10 किलो को, तो उस इलाके में 1 स्क्वायर किलोमीटर में होगा कि रेडिएशन की रेज आ जाएंगी, अल्फा बीटा गामा, स्किन को इफेक्ट करेंगी, शायद कैंसर भी करेंगी लॉन्ग टर्म। उसकी दहशत यह होगी कि उस एरिया को पूरा डीकॉन्टेमिनेट करना है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे अगर इस तरह की कहानी लड़ेगी। तो उस तरह के डर्टी बॉम्ब बन सकते हैं, बट एटॉमिक वेपन नहीं बन सकता। तो लेट्स गेट दैट क्लियर। ये जहां भी है, इससे एटॉमिक वेपन नहीं बन सकता। दैट्स वन। सेकेंडली, ट्रंप ने जो ये जल्दी करी, एक रीजन मुझे जो दिखता है, देखिए, इजराइल का ऑब्जेक्टिव मेरे विचार से काफी मीट हो गया था, बट येस, आई एग्री फुल्ली। नेतन्याहू का तो मिशन था कि खामेनेई को मारना, इनको हमेशा हमेशा के लिए, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए इनको मिट्टी में मिला दो, ईरान को कभी ना पाए, राइट? बट अभी ठीक है, इनके फिजिकल न्यूक्लियर एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, राइट? दूसरी बात, ये जो सारा चल रहा है, इसके चलते तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। नाउ, अमेरिका में भी तेल की कीमत बढ़ेगी तो अमेरिका में भी बढ़ेगी। अब ट्रंप को वहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ट्रंप का जो टैरिफ्स का ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है ना जी। ट्रंप की इस जंग से पहले पॉलिसी, इनकी अप्रोच थी कि ठीक है, टैरिफ से अमेरिका में चीजें महंगी होंगी, बट हम तेल की कीमतों को कम रखेंगे दुनिया भर में, ताकि इन्फ्लेशन ज्यादा ना बढ़े। तभी वो कहता है ड्रिल बेबी ड्रिल, एंड अमेरिका में मतलब, तो उसको चाहिए दुनिया में तेल की कीमत कम। इस जंग से तेल की कीमत उछलने जा रही थी, कुछ उछल गई है और उछल जाती अनप्रिडिक्टेबली। उसको वहां अपने देश के अंदर अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा और नुकसान दिखता। तो एक वो रीजन है उसके इस समय जल्दी करने का। सेकेंडली, नेतन्याहू ने, बाय द वे, नेतन्याहू ने आज सुबह ऑफिशियली एक्सेप्ट करी है सीज फायर। कौन कह रहा नहीं करी है? ऑफिशियल स्टेटमेंट है नेतन्याहू की 4 घंटे पहले की, कि हम थैंक करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को और हमें सीज फायर एक्सेप्ट करते हैं। वही मैं कह रहा हूं भाई, बात अलग है। वही मैं कह रहा हूं कि उसके बाद भी तेहरान में धमाके सुनाई दिए हैं, स्थानीय लोग वहां के बता रहे हैं। ईरान मिसाइल अटैक करता है, डिनाई कर देता है, इजराइल अटैक कर रहा है, डिनाई कर रहा है। लास्ट पॉइंट जी, लास्ट पॉइंट, ये 12-6 घंटे का जिसने कुछ दे दिया, कंफ्यूजन कर दिया उसमें। आप 12-1 घंटे और देखिए, मेरे विचार से सीज फायर हो जाएगी 12-1 घंटे और में, 6 घंटे और में। ठीक है। सुशील सिंघल जी, क्या यही हासिल है अमेरिका के इस युद्ध में कूदने का? नो, देखिए, ऐसा है कि जैसा अभी कहा गया, सचदेवा जी ने कहा कि डिफरेंट व्यूज हैं, डिफरेंट एंगल्स हैं। तो और सही बात है कि हम सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बातों को एग्जामिन कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं कि भाई हम क्या सोचते हैं। लेकिन मेरा जो अपना विचार है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप केवल डील मेकिंग में विश्वास रखते हैं, और युद्ध में इनका पूरे से सिद्धांत है कि मैं युद्ध में किसी दूसरी दुनिया के लड़ाई में नहीं जाने वाला हूं। तो और ये अगर हम उस एंगल से सोचें, तो इनके जितनी भी एक्टिविटी इन्होंने की है वो उसके साथ साथ चल रही हैं, और इन्होंने, लेकिन उससे क्या हुआ है कि दुनिया को यह दिख गया है कि अमेरिका लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर बूट ऑन द ग्राउंड लाना पड़ेगा तो अमेरिका बिल्कुल नहीं आएगा। तो उससे उनकी जो सुपर पावर स्टेटस है उस पर अंतर पड़ रहा है।
ठीक है। और जो अभी बात कर रहे हैं युद्ध विराम वाली जी, युद्ध विराम जो है, अब कौन इसको एनफोर्स कर रहा है? अगर ए की गलती है या बी की गलती है, उसको कौन एनफोर्स कर रहा है? वो आपस में एक दूसरे को क्लेम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जाके ट्वीट डाल रहे हैं बस कि भाई मत करो, मैंने तुमसे, फिर कह रहे हैं मैंने रिक्वेस्ट की कतार से कि भाई ईरान को समझाए। तो एक सुपर पावर अगर रिक्वेस्ट कर रहा है देश के लिए कि भाई उसको समझाइए, मत लड़ाई करें, तो क्या हम स्टेटस की बात कर रहे हैं हम यहां पर? जी, उधर वो इजराइल के लिए कह रहे हैं कि हमने उनसे बोला है। तो ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एंगल क्या है। केवल ये एक एंगल मुझे लग रहा है कि वो लड़ाई में नहीं फंसना चाह रहे हैं बस। जी, इसी सवाल के साथ डिबेट शुरू की थी ओपी तिवारी जी। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए जी, बोलिए। नहीं बस ठीक है आप। अच्छा, ओपी तिवारी जी बिल्कुल सही कहा, रिक्वेस्ट मूड में है ट्रंप। मैं उनका ट्वीट देख रहा हूं, द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट, प्लीज। देश का चौधरी प्लीज कह रहा है। मुझे हाथ जोड़े हुए ट्रंप की मुद्रा ऐसे दिखाई दे रही है। ईरान और इजराइल में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन अमेरिका हार चुका है, ये हो चुका फैसला। देखिए, जो अमेरिका, ट्रंप के जो पहले स्टेटमेंट आ रहे थे वॉर के पहले, और अमेरिका के सेनेट और कांग्रेस जो भी लोग स्टेटमेंट दे रहे थे, उससे नहीं लग रहा था कि ट्रंप अमेरिका डायरेक्टली वॉर में जाएगा। वो गया क्यों? सचदेवा साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ये था कि इजराइल का जो डायस्पोरा है वह बहुत स्ट्रांग है। उनको लग रहा था कि इजराइल इज बीइंग पुश्ड टू द वॉल, इनकी एयर डिफेंस के बजाय सारी डिप्लीट हो रही थी, और जिस तरीके से भेज रहे थे वो पूरा नहीं कर पा रहा था। तो अमेरिका को विवश होकर कहा था कि मैं अटैक नहीं करूंगा जब तक कि ईरान हमारे बेस पर अटैक नहीं करेगा। उसके बाद इन्होंने अटैक किया। अब अमेरिका की भी आप आर्थिक स्थिति देखिए, अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। उसके पास डेप्ट उनसे जीडीपी से बहुत ज्यादा है। अभी मैंने एक जगह पढ़ा था, उनका जो बॉन्ड सब्सक्राइब कर रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन भी नहीं हो रहा। अगर ये वॉर की हालत में रहेंगे तो इनकी हालत और खराब हो जाएगी। तो अमेरिका के पक्ष में है। अब यही है कि नेतन्याहू कब सुनेंगे, कब तक कितनी सुनेंगे। ईरान तो फिर भी मान जाएगा, बिकॉज ईरान तो तबाह हो रहा है। ईरान के पास क्षमता है अटैक करने के लिए, लेकिन बता रहा उसको अलग रिसोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन नेतन्याहू को समझना पड़ेगा कि वो भी इजराइल को इतना बड़ा नुकसान कभी भी नहीं हुआ है। एक बहुत पहले 1960s में उनके एक प्राइम मिनिस्टर थे विजाइन साहब, जिन्होंने कहा था डॉक्ट्रिन कि हम मिडिल ईस्ट में किसी के पास न्यूक्लियर स्टेट बनने नहीं देंगे। ये ठप पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी शुरुआत की। अब ट्रंप का सवाल देखिए, उनको भी ईरान के एटम बम से परेशानी है, बाकी पाकिस्तान के एटम बम से बड़े खुश है वो। ये किस तरह की सबसे ज्यादा टेररिस्ट जो सपोर्ट करता है पाकिस्तान करता है। वो टेररिस्ट अमेरिका में भी अटैक करते हैं, इंग्लैंड में भी करते हैं, फ्रांस में भी करते हैं, इंडिया ऑफ कोर्स करते ही है। लेकिन ईरान के टेररिस्ट कहाँ गए? तीनों एच कहते हैं खाली इजराइल पर। तो ये सब उनको जिस तरीके का प्रभाव लग रहा था, तो ये लग रहा था कि किसी के कहने पे, किसी के दबाव पर हो रहा है और लंबा नहीं चलेगा। तो ये उनके हित में है, इसीलिए उनके ऊपर जो अटैक हुआ उसके बावजूद भी उसने सीज फायर की घोषणा की कि हम सीज फायर कर रहे हैं। नॉर्मली अगर बहुत सुपर पावर होता तो अगर उनके बेसिस पर अटैक करता तो एक बार और रिटेलिएट करता, कोई मुश्किल नहीं है। ये बॉम्बर्स, पूरी एयर सुपीरियरिटी है, सारे एयरक्राफ्ट जा सकते थे, अच्छी तरह से बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन इस वॉर को कंटिन्यू करने में फाइनेंशियली प्रॉब्लम अमेरिका में भी होगी, ये उनको सब भली बात मालूम है, इसलिए चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। ठीक है।